नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया कि हम अपने पानी को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, उसके कितने प्रकार के उपकरण हैं और उनकी तकनीक किस तरह से काम करती है। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि हमारी कमरे की हवा, मकान के अंदर की हवा को कैसे शुद्ध किया जा सकता है और उसकी कितनी तकनीकें हमारे पास हैं और उनके कितने उपकरण आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में जो हवा होती है उनको कैसे शुद्ध किया जा सकता है, उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है। घर की हवा में कई प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले तत्व होते हैं, जैसे धुआं धुआं के कण और बाहर गाड़ियों से जो निकला हो धुआं होता है, वो भी अंदर आ सकता है। रसोई घर में कई तरह के पदार्थ जो है वो निकल के बाहर हवा में फैल सकते हैं। इसके अलावा घर में कालीन, पर्दे और इत्र वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से कई तरह के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो कि हवा में फैल सकते हैं। और अगर बाहर की हवा अशुद्ध है तो वो अशुद्ध हवा घर में मिल जाती है, घर की हवा से मिल जाती है और इससे घर में प्रदूषण हो सकता है। तो हम इस अभी देखेंगे कि घर की हवा को शुद्ध करने के कितने प्रकार के उपकरण हैं और उनकी क्या टेक्निक है, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसको कहते हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, और इसको अगर शॉर्ट में हम कहें तो HEPA, हेपा। हेपा टेक्नोलॉजी जो है, इसमें एक सरफेस होता है, एक फाइबर जैसा सरफेस होता है जिसमें कई तरह के मुड़ाव होते हैं, कई तरह के मोड़ होते हैं, जिससे कि और जब हवा को एक पंप के द्वारा इस फाइबर के अंदर पास किया जाता है और इसकी जो कई परतें होती हैं जो जो मुड़ी हुई होती हैं, इनमें हवा के अशुद्ध कण जो होते हैं, जो रासायनिक तत्व के कण होते हैं और धूल होती है और भी दूसरे तरह के धुएं में मिले हुए कण होते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। और ये कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और हेपा टेक्नोलॉजी में इन छोटे छोटे कणों को पकड़ने की क्षमता होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी यूज होती है तो फाइबर की क्षमता कम होती जाती है और उसके ऊपर जब बहुत सारे कण फंस जाते हैं तो उसे बदलने की आवश्यकता होती है। और ये लगभग एक फाइबर जो होता है हेपा टेक्नोलॉजी वाला, वो लगभग 2 से 4 साल तक काम करता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आपका मकान जहाँ पर है वहाँ की हवा की गुणवत्ता कैसी है, हवा कितनी शुद्ध या अशुद्ध है। तो 2 से 4 साल के बीच में उसको बदलने की आवश्यकता होती है। और इसमें लेकिन एक नुकसान ये है कि वो रासायनिक गैसेस जो होती है, केमिकल गैसेस जो शहरों में हवा में वातावरण में मिली हुई होती हैं और उनसे जो निकलने वाला जो मशीनों से जो गंदी बदबू वाला जो धुआं निकलता है, इस तरह की चीजों को हेपा टेक्नोलॉजी से दूर नहीं किया जा सकता है। और
हवा में जो बैक्टीरिया और जीवाणु होते हैं रोग फैलाने वाले, उनमें से भी कुछ जीवाणु हो सकता है कि हेपा टेक्नोलॉजी से दूर ना हो पाए। तो इन चीजों को दूर करने के लिए हमें दूसरी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन टेक्नोलॉजी। सक्रिय कार्बन इसमें यूज किया जाता है, और सक्रिय कार्बन का जो फिल्टर होता है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं और वो रासायनिक तत्वों को बदल सकता है, वो अपने उनको पकड़ के उनको बदल सकता है। तो जो सक्रिय कार्बन का फिल्टर होता है उसकी जो ये क्वालिटीज होती हैं, उसके जो ये गुण होते हैं, उसके कारण जो फूलों के पराग के कण जो कि हवा में फैले होते हैं और जिनसे बहुत लोगों को एलर्जी होती है, और मशीन से निकला हुआ बदबूदार धुआं, और जो इंडस्ट्री की बहुत तरह की केमिकल गैसेस जो कि हवा में मिली होती हैं शहरों की हवा में, और उन्हें कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन सक्रिय कार्बन फिल्टर अपने अंदर सोख लेता है और उन्हें वो वापस हवा में नहीं छोड़ता। तो इस तरह के जो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ हवा में होते हैं उन्हें सक्रिय कार्बन साफ कर सकता है। और इसके अलावा जो कालीन होता है, पर्दे होते हैं और परफ्यूम होते हैं जिन्हें हम घर में यूज करते हैं, कुछ अगरबत्तियां भी होती हैं, उनमें एक रासायनिक तत्व होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और बहुत लोगों को फॉर्मेल्डिहाइड से एलर्जी होती है, खास करके जिन लोगों को दमे की बीमारी है उन्हें फॉर्मेल्डिहाइड से एलर्जी होती है। तो ये जो सक्रिय कार्बन का फिल्टर ये फॉर्मेल्डिहाइड को भी साफ कर सकता है। लेकिन हवा में और भी कई तरह की कण होते हैं जो कि प्रदूषण फैलाते हैं, और ये जो सक्रिय कार्बन फिल्टर होता है वो उन कणों को साफ नहीं कर सकता। और इसके अलावा हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं जो सक्रिय कार्बन से नहीं मरते, बल्कि सक्रिय कार्बन के कारण वे और बढ़ जाते हैं हवा में। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सक्रिय कार्बन जो है वो इन चीजों को नहीं साफ कर सकता। और इसके अलावा जब सक्रिय कार्बन के फिल्टर के ऊपर बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जम जाते हैं तो वो अपनी क्षमता खो देता है और उसके बाद उसे बदलने की आवश्यकता होती है। तो हमेशा उसका परीक्षण करना चाहिए कि कब उसे बदलने की आवश्यकता है, और खरीदते समय पूछ लेना चाहिए कि ये कितने दिन काम कर सकता है इस तरह की जगह में। अलग अलग तरह के जगहों में एक सक्रिय कार्बन फिल्टर अलग अलग समय के लिए सक्षम हो सकता है। तो जब भी उसे बदलने की आवश्यकता है उसे अवश्य बदल लेना चाहिए। इसके अलावा एक यूवी फिल्टर टेक्नोलॉजी है जिसमें एक अल्ट्रावायलेट लैंप होता है जिसको कमरे में लगा दिया जाता है। ये एक बल्ब या ट्यूबलाइट की तरह ही दिखता है, और इसमें से लेकिन साधारण रोशनी नहीं निकलती, इसमें से अल्ट्रावायलेट रोशनी निकलती है, पराबैंगनी किरण निकलती है। और इस किरण के अंदर ये क्षमता होती है कि ये जितने भी बैक्टीरिया और बीमारी फैलाने वाले रोगाणु हवा में होते हैं, जब वो अल्ट्रावायलेट किरणों से पास करते हैं, इस किरण के सामने वो आते हैं तो वो मर जाते हैं। तो यूवी टेक्नोलॉजी में ये क्षमता होती है कि वो बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मार सकती है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो बल्ब का वोल्टेज बहुत ऊंचा बहुत हाई होना चाहिए, बहुत तीव्र होना चाहिए, क्योंकि जो तीव्र वोल्टेज वाली हाई वोल्टेज वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होंगी उन्हीं से ये जीवाणु मर पाएंगे, बैक्टीरिया और जो दूसरे जीवाणु हैं। और समय के साथ इसकी शक्ति कम होने लगती है
और जो उसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उनका वोल्टेज कम हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और जब उसका वोल्टेज कम हो जाए तब उसे बदलना चाहिए, नहीं तो वो हवा को साफ करने में सहायता नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देता है। ओजोन जो है वो एक ऐसी गैस है जो कि जिससे कि प्रदूषण होता है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर आप अल्ट्रावायलेट लैंप रूम में लगाते हैं तो इससे आपके कमरे में ओजोन की मात्रा बढ़ सकती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। तो इसलिए ऐसा यूवी फिल्टर लेना चाहिए जिसमें ऐसी क्षमता हो कि वो ओजोन जो पैदा हो रहा है उसे वापस ऑक्सीजन में बदल दे। तो इससे कमरे के ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी। तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपका यूवी फिल्टर जो है वो ओजोन को ऑक्सीजन में बदलने की क्षमता रखने वाला हो, नहीं तो आपको दूसरे तरह की स्वास्थ्य की बीमारियां हो सकती हैं। तो जब हम इन सारे फिल्टर्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सारे ही ये सारी तकनीकियां, ये सारी तकनीक वाले उपकरण जो हैं वो कुछ मामलों में हवा को शुद्ध करते हैं और कुछ मामलों में वो शुद्ध करने में अक्षम होते हैं। तो हमें ऐसी एक प्रणाली विकसित करनी की जरूरत है जिसमें इन तीनों तरह की टेक्नोलॉजीज को हम तकनीकियों को हम मिला सकें और उनका एक साथ फायदा ले सकें। तो इसलिए एक अच्छे हवा को शुद्ध करने वाले यंत्र में सबसे पहले सामने में हेपा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और उसके पीछे सक्रिय कार्बन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इससे जो बहुत सारे हवा के जो रासायनिक तत्व और प्रदूषण करने वाले कण, छोटे वाले कण हैं, ये सब फिल्टर आउट हो जाएंगे, ये सब साफ हो जाएंगे। और उसके बाद सबसे पीछे में यूवी लैंप होना चाहिए जो कि बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मार सकता है। लेकिन यूवी लैंप के अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो ओजोन को ऑक्सीजन में बदल सके। तो जब हम इन तीनों उपकरणों की तकनीकियों को एक साथ मिलाकर प्रयोग में लाएंगे तब हम अपने कमरे की शुद्धता को बढ़ा सकते हैं। और साथ में जब हम इन तीनों उपकरणों को एक साथ ही प्रयोग में ला रहे हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन तीनों के जो फिल्टर्स हैं जब उनकी क्षमता कम होने लगे तब हमें उन्हें बदलने की आवश्यकता है। तो अगर हम ये सब ध्यान रखेंगे तो हम अपनी हवा को काफी हद तक शुद्ध कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में मैं कुछ और उपकरणों के बारे में आपको बताऊंगी।